आज जिस विषय के ऊपर हम सब बात कर रहे हैं वो भूमि की सुरक्षा, भूमि की गुणवत्ता और उससे किस प्रकार से हम अपने जीवन और विकास के मार्ग को प्रशस्त कर सकें। देखिए, जब इस विषय पे हम बात करते हैं तो हमारा देश दुनिया में एक अलग स्थान रखता है। हम दुनिया की एकमात्र सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड हैं। भारत विश्व का एकमात्र जीवंत प्रागैतिहासिक राष्ट्र है, पर इसकी दो ही पहचान है, एक ऋषि और दूसरा कृषि। ऋषि वो है जो आपके प्राणों को, मतलब कृषि प्राणों को ऊर्जा देती है, और ऋषि वो है जो प्राणों को अनंत तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करता है। अब देखिए, जहां तक लैंड की बात कहें, आज आधुनिक युग में अभी जिसका उल्लेख कई पूर्ववर्ती वक्ताओं ने किया, प्रताप जी ने कहा, सुधांशु जी ने किया, साहब एक ज़माना था, सिर्फ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 50-55 साल पहले की बात है, जब लोग कहते थे अरे भाई ये गाय के गोबर से कोई खेती हो सकती है, आदमी चांद पे पहुंच गया, तुम लोग गाय के गोबर पर ही पड़े हुए हो। अरे केमिकल फर्टिलाइजर, मैकेनाइज्ड फार्मिंग, इस ढंग की चीज़ों को अडॉप्ट करो, तब जाके तुम्हारे लिए विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। और आज आप देखिए, इन ए स्पैन ऑफ लिविंग जनरेशन हम गाय के गोबर पे आ गए। यानी वही जिस चीज का वो मजाक उड़ाते थे वो आज यथार्थ में बदल गई, और उसको किस ढंग से दुनिया ने रियलाइज किया, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1991 तक यूएन के किसी चार्टर में डाइवर्सिटी जैसा कोई वर्ड ही नहीं था। बायोडाइवर्सिटी का सबसे पहला संदर्भ 1980 के दशक के अंत और 90 के दशक के शुरू में आया। पर्यावरण को लेकर पहली चिंता शुरू हुई विश्व में जब 1992 में रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट हुई, और उसमें भी एक मजेदार बात है कि उनकी सोच और हमारी सोच में इतना भारी अंतर था, इसलिए उनको सोचने में समस्या हुई, क्योंकि उनकी सोच जिन विचारों से प्रेरित है उनमें एक जो पश्चिमी दार्शनिक माने जाते हैं अरिस्टोटल, उन्होंने एक किताब लिखी नेचर, किताब का नाम ही है नेचर। उसमें उन्होंने कहा है कि मैन शुड बिकम पजर्स एंड मास्टर्स ऑफ नेचर, हमें तो नियत प्रकृति का मालिक बनना है। और फिर फ्रांसिस बेकन और रेने डेकार्टे ने कहा मैन शुड बी एबल टू सबड्यू नेचर। तो किसी ने कहा कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द नेचर आर फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, यानी या तो हम प्रकृति को अपना नौकर मान रहे हैं, या हम प्रकृति को दबाने की क्षमता मान रहे हैं, या हम ये मान रहे हैं कि सब कुछ हमारी सेवा के लिए है, मतलब हम प्रकृति से अपने को पृथक मान रहे हैं। और इसी ने सारे पर्यावरण असंतुलन को प्रारंभ किया। हमारी परंपरा में क्या माना गया, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ऋग्वेद में कहा गया, यानी भूमि हमारी माता है। यदि हम भूमि को माता मानेंगे तो माता से सिर्फ पोषण लिया जा सकता है, शोषण नहीं किया जा सकता। इसीलिए भारतीय परंपरा में प्रकृति के पोषण की परंपरा आती है। और आप में से बहुतों ने शायद इस विषय को देखा हो, ध्यान दिया हो या नहीं, तो जाके चेक करिएगा कि 1992 की जो रियो की अर्थ समिट थी, उसका जो रेजोल्यूशन था, उसमें बहुत दिन तक, 7-8 दिन तक मंथन हुआ कि इन चीज़ों की ज़रूरत है पर्यावरण संरक्षण के लिए। और जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल था उसने जब ऋग्वेद के पृथ्वी सूक्त को दिया तो पाया गया कि उसमें वो सारे पॉइंट्स तो ऑलरेडी हैं जो वहाँ बहुत दिन तक, जिसे कहते हैं ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग करके निकाले। उसके अतिरिक्त भी कुछ एक पॉइंट हैं जो पृथ्वी सूक्त में थे कि किस प्रकार से पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। अब आज के इस आधुनिक युग में अगर हम बात करें, देखिए दुनिया में सोच कैसी बदल रही है। आज आप सबसे महंगे मार्केटों में जाइए, मॉल में, तो सबसे क्या कहते हैं, साहब ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये ऑर्गेनिक फूड है। आप बताइए, जिन प्रधानमंत्री जी ने अगर मिलेट्स की शुरुआत की तो ये बिल्कुल मूल रूप से जो प्राकृतिक खाद्यान्न है जिसको हमने तिरस्कृत कर दिया था, उसको आज आप देखें तो वो शेल्फ्स में अपनी बहुत एक अच्छी स्पेस बनाकर बैठा हुआ है। और आज यूरोप और अमेरिका की मार्केट में जाएं तो वो कहते हैं कि ये जो पैकेट है इसके ऊपर एक बार कोड होना चाहिए जिसमें ये पता चले कि ये उस लैंड से निकला है जिस पर कभी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज ना हुआ हो, यानी इन ट्रू सेंस वर्जिन लैंड, जिसकी की बात आज यहां पर इस परिचर्चा के दौरान हो रही थी। और भारत में संयोग से अनेक ऐसे राज्य हैं, उसमें उड़ीसा है,
छत्तीसगढ़ है, झारखंड के क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल है, जहां आज भी आपको ऐसे बहुत से क्षेत्र मिल जाएंगे जहां पर कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं हुआ। केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज में और मैकेनाइज्ड फार्मिंग के यूज के द्वारा यह कहा गया कि उपज बढ़ेगी, इसलिए हमें जरूरत है। अभी प्रोफेसर बघेल वार्ता में हम लोग से कह रहे थे कि साहब देखिए उपज तो बढ़ी, मगर उसके साथ कितने प्रकार के रोगों की उपज बढ़ गई है, ये अब साइंस को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। पिछले 2-3 पीढ़ियों से जिस प्रकार के हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया है या पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया है, उस कारण से शरीर में कौन सी बीमारियां आ रही हैं ये समझ में आएगा। परंतु हमारी परंपरा में वो व्यवस्था थी कि बगैर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किए हुए कहीं अधिक उपज हो सकती थी। इसके लिए सन 1784 की मद्रास प्रेसिडेंसी में एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उसका नाम था टॉमस बर्नार्ड। उसने एक सर्वे किया और उस सर्वे में उसने ये बताया कि उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी की जो पर हेक्टेयर यील्ड है, ये उस जमाने के यूरोप की लगभग 7-7.5 गुना है। और आज जिसको हम कहते हैं केमिकल फर्टिलाइजर मैकेनाइज्ड फार्मिंग के बाद जो हमारी पर हेक्टेयर यील्ड है, उससे भी तकरीबन वो 2 से 2.5 गुना थी। तो जब वो ये रिपोर्ट देता है तो उसके अधिकारी कहते हैं फिर ये पता करने का प्रयास करो कि ये लोग इतनी यील्ड पा कैसे रहे, हाउ दे आर गेटिंग सो मच आउट ऑफ पर हेक्टेयर। उसमें जो उसने कारण बताए हैं उनमें आज ईमानदारी से हमें उसको गहराई से रिसर्च करने की जरूरत है। उसने पहला कारण यह बताया, उसने कहा यहां के जो किसान हैं वो कौन सी बीज और कौन सी जमीन में उगाना है उसका कॉम्बिनेशन जानते हैं। दूसरा उसने कहा ये यूनिफॉर्म फार्मिंग नहीं करते जो आजकल हो गया कि एकड़ स्क्वायर लैंड सीधे गेहूं के हैं। उन्होंने कहा ये एक ही खेत में 3 या 4 फसलें उगाते हैं और इनको ये कॉम्बिनेशन पता है कि किस कॉम्बिनेशन के साथ कौन सी फसल उगाई जाएगी तो उससे ज्यादा बेहतर यील्ड होगी। तीसरा उसने कहा, जो आज की डेट में तो साइंटिस्ट कहेंगे अरे ये कौन सी बात हुई, उन्होंने कहा वो हर फसल के बारे में उन्हें पता है कि चंद्रमा की कौन सी स्थिति में इस फसल को बोना है। अर्थात हर फसल का एक स्पेसिफिक नक्षत्र वो मानते हैं कि ये फसल इसी नक्षत्र में बोनी है। इस प्रकार इन 3-4 चीजों के द्वारा यूरोप से कहीं बेहतर यील्ड थी। मैं मानता हूं जो भारतीय परंपरागत ज्ञान है, जो मैंने बोला ना यहाँ पर ऋषि और कृषि दोनों मिल जाते हैं आके, अगर हम ऋषियों के उस ज्ञान को प्रयोग करें, अनुसंधान करें, उसे आधुनिक युगीन परिवेश में स्थापित करें, यानी मॉडर्न कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में एस्टैब्लिश करें, तो आप देखिए कि हम विश्व को एक बहुत स्वास्थ्यवर्धक और प्रचुर मात्रा में शुद्ध अन्न, जल और वायु उपलब्ध करा सकते हैं। मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहूंगा, आज हमने डेवलपमेंट बहुत किया है। लोग कहते हैं ना आज स्पेस में पहुंच गया आदमी ने, स्पेस को कॉन्कर कर लिया वगैरह वगैरह, परंतु उस धरती की जो भावना है, उस धरती की जो क्षमता है, उस धरती का जो वास्तविक गुण है, क्या हम उसे महसूस कर पा रहे हैं? जिसे एक कविता की पंक्ति में कहा जा सकता है कि आकाश नापने वालों तुम सच सच कह दो, क्या नाप सके हो तुम धरती की मौन व्यथा। आकाश नापने वालों तुम सच सच कह दो, क्या नाप सके हो तुम धरती की मौन व्यथा। जो हरित शस्य शीतल जल से भी बुझ न सकी, वो भूख प्यास से लिखी भूमि की करुण कथा। वो अंतरिक्ष की सुंदरता पर मुग्ध वसुध, वसुध मतलब वसुधा का पुत्र यानी मनुष्य, वो अंतरिक्ष की सुंदरता पर मुग्ध वसुध, पैरों के नीचे सिसक रही रसवती धरा। तो इसलिए हम उसे अनुभव करेंगे तो हमारा जीवन, हमारा प्राण, हमारा समाज और राष्ट्र सभी एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विकसित भारत बनाना है, मगर किन आधार पर? गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर, अपनी विरासत पर गर्व होकर। तो जो भारत विकसित बनेगा वो किसी की नकल बन के नहीं, बल्कि दुनिया में एक प्रतीक और एक संकल्प बन के उभरेगा। धन्यवाद।